और दुनिया का गरीब तरीन मुल्क यमन जजीरा नुमाए अरब के इंतहाई जनूबी कोने पर वाक़ है। आलमी सियासत और तजारत में यमन की बंदरगाह अदन को वही अहमियत हासिल है जो पाकिस्तानी बंदरगाह गवादर की है। यमन की ज़मीनी सरहद सऊदी अरब और ओमान से मिलती है, जबकि समंदरी सरहदें बहर हिंद और बहीरा अहमर से यूरोप और एशिया के दरमियान तकरीबन तमाम तर समुद्री तजारती जहाज़ बंदरगाह अदन बाबुल मंदब से होते हुए बहीरा अहमर के रास्ते नहर स्वेज़ और फिर बहीरा रूम से होते हुए यूरोप पहुँचते हैं। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल तेल का तकरीबन 10% इसी रास्ते से गुजरता है। इसी वजह से बाबुल मंदब या आंसुओं का दरवाज़ा कुर्राए अर्ज़ के 8 अहम तजारती रास्तों में से एक है। यमन के बासी आंसुओं के दरवाजे के मालिक तो हैं, लेकिन यही अहम तजारती गुजरगाह इन्हें खून के आंसू भी रुला रही है। 19वीं सदी में नौआबादियाती तसल्लुत के खात्मे पर यमन जनूबी और शुमाली रियासतों में तकसीम हो चुका था। सुन्नी मकतबा फ़िक्र का अक्सरियती इलाका जनूबी यमन कम्युनिस्ट रूस के ज़ेर नगीन था और शिया फ़िक्र का मालिक शुमाली यमन सऊदी अरब और अमरीका का मातहत। 70 और 80 की दहाइयों में इन दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद बार जंग भी हुई, लेकिन 1988 में इन दोनों रियासतों की मुश्तरका सरहद पर तेल की दरियाफ्त और आलमी असर व रसूख की मालिक तेल कंपनी एक्सॉन के दबाव ने इन दोनों मुतहारब ममालिक को इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। 1990 में शुमाली यमन के अली अब्दुल्लाह सालेह सरबराह ममलिकत, जबकि जनूबी यमन के रहनुमा अली सालम अल-बैद सरबराह हुकूमत मुकर्रर हुए। तवील गुर्बत के बाद मिलने वाली मामूली खुशहाली इस मुल्क को रास न आई। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताकतों ने इस अहम तजारती गुजरगाह को अपने ताबे करने के लिए चालें चलना शुरू कर दीं। ईरान शुमाली यमन के शिया कबाइल की पुश्त पर आन खड़ा हुआ और सऊदी अरब को अपनी हमसायगी में ईरान के बढ़ते कदमों ने जनूबी यमन की सुन्नी आबादी की पुश्त पनाही पर मजबूर कर दिया। अमरीका ने सुन्नी इलाकों में अलकायदा का बहाना बनाकर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। अब्दुल मालिक अल हूती और अली अब्दुल्लाह सालेह की मुतहदा अफवाज ने जनूबी यमन से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल रब मंसूर हादी के खिलाफ बगावत कर दी। 2015 खाना जंगी के आगाज़ के साथ यमन के 70 लाख बासी कहत का शिकार हो गए। जंग से कबल यमन अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात का 90% बैरूनी दुनिया से दरामद करता था और खुश्क साल पहाड़ी इलाके में पानी कमयाब। जंग ने जलती पर तेल का काम किया और 1 करोड़ 88 लाख लोग अमदादी सामान की राह तकने लगे। वसाइल पर कब्ज़े की हवस मसलक का लबादा ओढ़कर मासूम यमनी बच्चों को भूख की अंधी वादी में धकेलने लगी। आज के हर फराज का सवाल है, यमन में 2 साल से जारी जंग आलमी मंजरनामे में क्या अहमियत रखती है, और ये भी कि मुखबिर सादक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के बारे क्या खबर दी है। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, यमन में कहत साली, जंग और आलमी इंसानी अलमिया रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बातचीत करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, यमन का मामला दरअसल है क्या? देखिए, यमन इस वक्त जो है बदतरीन किस्म की अजाब का शिकार है। गरीब तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है, लेकिन यमन की एक तारीख है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल ईमान मिनल यमान, अगर तुम्हें कहीं सही ईमान मिलेगा तो तुम्हें यमन में मिलेगा। अल हिकमत यमानिया, और हिकमत भी, दानाई भी तुम्हें यमन में मिलेगी। यमन बहुत अर्ली ज़माने के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके से कहते हैं दस्ते हक परस्त पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया था जी। और सबसे पहले जो बना के भेजे गए वहाँ पर गवर्नर वो हज़रत अली थे। अच्छा, हज़रत अली वहाँ से गए थे। फिर उसके बाद आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि आप जब वापस आए तो कुछ लोगों ने यमन के लोगों ने कुछ शिकायत की हज़रत अली के बारे में, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का मौका था, आप गुस्से में आ गए जी, और आपने फिर खड़े होके गदीर के मौके पे कहा था कि मन कुन तो मौला फहाजा अली उलमाना, जिसका मैं आका हूँ उसका अली भी आका है। तो ये यमन की उस वक्त की एक जो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जो भी थी बात, वो जिसे कहते हैं एक रिफ्ट की वजह सूरत है। तो यमन बड़ी पुरानी तहजीब है। ये वो तहजीब है कि जो बल्कि सबा सना के ज़माने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में वहाँ जिसका तख्त मंगाया गया था, सुलेमान ने कहा था पुरानी तहजीबों में से तहजीब, और उसके सामने हबशा।
उसके बाद माद बिन जबल को आपने भेजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। माद बिन जबल की बड़ी मशहूर हदीस है जिससे इस्लाम की पूरी फिका निकलती है। आपने फरमाया माद फैसले कैसे करोगे? फरमाया जो कुरान के अंदर मिलता है उसके मुताबिक फैसले करोगे। आपने फिर फरमाया अगर कुरान में ना मिल सका फरमाया जो आपकी सुन्नत उसके मुताबिक फैसला करूंगा। फिर उसके बाद फरमाया अगर माद इन दोनों चीजों में कोई ऐसा मामला पेश आ गया तो जिसमें ना तो मुझे सुन्नत में कोई चीज मिली तो फरमाया इज्तिहाद बर रही, तो मैं अपनी राय से, लोगों की राय से इज्तिहाद करूंगा। ठीक, इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को थपकी दी और कहा कि ये अल्लाह के रसूल का रसूल है, यानी मेरा नुमाइंदा है। तो यमन के लोग जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि यमन के लोग जो हैं ये अपनी जितने कहते हैं फौज इस्लाम की नुसरत के लिए इस्तेमाल करते रहे। आप अंदाजा करें कि मिस्र फतह किया तो यमन के लोग थे, सुभान अल्लाह, इराक फतह किया तो यमन के लोगों की सारी फौज 75,000 लोग वहां से गए निकले। ईरान पे हमला करके ईरान को फतह किया तो यमन के लोग थे। शाम, सिसिली का इलाका जो है वो भी, इसके भी ट्यूनिस, मराकश, इस पूरे का पूरा इलाके में यमन की नजर क्यों हो गया? मैं बताता हूं, मैं उस पे आता हूं जी। देखिए इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में ना होता यह है कि लोगों को बहुत कम पता है कि असल मसला क्या है। इसलिए हमेशा जब हम शाम की बात कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि हम तो जनाब शियों के खिलाफ हैं, जब हम यमन की बात कर रहे हैं आप कहेंगे सुन्नियों के खिलाफ हैं। बात खरी करनी चाहिए, जो है, जो जालिम है वो जालिम है और उसको जो जुल्म कर रहा है उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन तारीख पता, हजरत ज़ैद बिन अली थे, हजरत इमाम ज़ैद उनके ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे जी। ज़ैनुल आबिदीन का नाम बेसिकली अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जी। तो हुआ यह कि बनी उमैया के जब जुल्म तशद्दुद बहुत ज़्यादा हो गए तो ज़ैद बिन अली जो थे ये वहाँ से उठे और उन्होंने कहा कि मैं उनके खिलाफ जहाद करता हूँ। तो ये वहाँ से कूफा आए क्योंकि कूफा इनका मरकज़ था जी। ये मरकज़ में आके इन्होंने आके वहाँ पर लोगों को कहा कि मेरे साथ तुम जहाद के लिए निकलो। इमाम अबू हनीफा जो बहुत बड़े इमाम हैं, अब मैंने दोनों चीज़ों को साथ यहाँ देखें, इतनी मोहब्बत की बात थी शिया सुन्नी आपस में, एक हनफी इमाम है और एक शियों के इमाम जी का बेटा है जी। तो इमाम अबू हनीफा ने फतवा दिया उस वक़्त कि ज़ैद का खरूजी युज़ाई खरूज फिल बद्र जी के ज़ैद का इस वक्त बाहर निकलना खरूज करना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में निकले थे। तो 313 छोड़े बेअसर सामान, ज़ैद भी बेअसर सामान थे जी जी जी। तो 40,000 लोगों ने बैत कर ली और उसके बाद जब अगले दिन मौका आया तो उन्होंने कहा हम तो नहीं मानते, हम तो ये है कि मुझे बताएं कि आपका हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर में कभी खैर के अलावा, अच्छी बात के अलावा उनके बारे में कुछ नहीं सुना। तो उन्होंने कहा हम तुमसे नहीं मानते, तुम ऐसा करो कि तुम एक सवार भेजो और वो जाकर पता करे हमारे इमाम जो है इमाम बाकर से पूछ के आए जी। तो इमाम बाकर के पास चले गए, इमाम बाकर ने वही बात की कि ज़ैद बिल्कुल ठीक कहता है। अच्छा, तो फिर उन्होंने पीछे हट गए, जाहिर बात है बिल्कुल वही काम किया जो कूफे वालों ने सैयदना इमाम हुसैन के साथ किया। तो जब ज़ैद सुबह निकले हैं बाहर तो 313 जो हैं उनके लोग थे, वही बात जो इमाम अबू हनीफा के बिल्कुल बदर की तरह के साथ रह जाएंगे इनके साथ। तो ज़ैद वहाँ शहीद कर दिए गए। तो ज़ैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, उनके बेटे थे अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, ये मतलब चौथी पुश्तरी जाकर इन्होंने जाके वहाँ पर आके इन्होंने यमन में पड़ाव डाला। अच्छा। और यमन में एक बहुत बड़ा फिरका है ज़ैदिया, सबसे मोतदिल इस्लाम, मतलब सबसे मोतदिल इस्लाम, मतलब तो ज़ैदिया का ताल्लुक अहले तशय्युअ से नहीं है तशय्युअ में आते हैं लेकिन मतलब सबसे मोतदिल इस्लाम है। अच्छा। ना हमारे यहाँ उस तरफ वो वाला बैन कट्टर सुन्नी वाला, ना कट्टर शिया वाला, एक बेहतरीन इस्लाम, मतलब तफसील अली के भी कायल हैं लेकिन उसके साथ साथ वो शेखैन को भी मानते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है जो इकबाल कहता है ना कि तू नमी दानी खफी राज जली, ए गिरफ्तारे अबू बकर अली होशियार बाज, कि तू नहीं जानता जी कि खफी क्या है जली क्या है, ए अबू बकर और अली के गिरफ्तार तुम होशियार हो जाओ, बड़ा अजीब मकान। तो ये वहां पर आ गए, इनके फॉलोअर थे वहां पर। तो इनके फॉलोअर वो थे कि जो फिर जाके आगे लड़े भी और बाकी जगहों पर गए, ठीक है। और वो रसूल अकरम की हदीस ये है कि एक हिस्सा जी उन्होंने तबूक में अपना जाहिर कर दिया था। आखिरी जब लड़ाई थी रसूल अकरम की तबूक, जब वो आप ईसाइयों के खिलाफ निकले हैं तो यमन के बड़े 75,000 लोग कहते हैं कि वहां से लश्कर निकला था, कुछ वहां शामिल हुए थे। एक आपने फरमाया था आखिरी दौर में यमन के लोग जो हैं वो बंद हथियारों से लड़ेंगे। आप जरा मिसाइल की शक्ल देखें ना तो बंद हथियारों की तरह। तो यमन जो है
ये एक तो ये एक, दूसरा ये है कि यमन के साथ बदकिस्मती ये हुई कि ये इसके पास एक पोर्ट है जिसे अदन की पोर्ट कहते हैं। ये अदन की पोर्ट जो है ये यूरोप को मिलाती है नहर स्वेज के हवाले से। यहाँ पर 1893 में बरतानिया का एक जहाज, बरतानिया चाहता था कोई एग्रीमेंट करे खिलाफत उस्मानिया के साथ, वो करना नहीं चाहते। जहाज जो है वो वहां पर डूब गया और लोगों ने लूट लिया उधर, वहां के इलाके के लोगों ने। तो इंडिया से 1839 में यहाँ से शिप्स गई और शिप्स ने जाके उस इलाके को कब्जा कर लिया। अच्छा, तो हालिया लड़ाई की वजह क्या तेल के कुएं ही है? नहीं, तेल तो है नहीं, तेल तो है नहीं। अच्छा, मैं बताता हूँ वहाँ लड़ाई की वजह क्या है। 1839 में वहां जाके उन्होंने कब्जा कर लिया जी। वो फिर 1850 में जब मर्दमशुमारी हुई तो वहां इतने गोरे आबाद हो गए थे कि सिर्फ 980 अरब बाशिंदे रह गए वहां पर। ओह अच्छा, बाकी सब निकाल दिए। उस वक्त फिर 1800 उसका दूसरा काम यह किया उन्होंने कि जो जैदी इमाम थे इनका मौलवियों से लड़ाई करा दी। मैंने एक रिलीजियस तबका उठा दिया और सब कुछ कर दिया और वो सारे का सारा उठा। और उस जमाने में वहाब नजदी के आले सऊद की मूवमेंट भी चल रही थी, वो भी अपने कैप्चर करने के इलाके में थे, रबी अल खाली का इलाका सारा, तो उसको उनका इन्फ्लुएंस भी वहां पर आ रहा था। तो एक बड़ी अजीबोगरीब लड़ाई, जैसे अंग्रेजान जो फिरका वारियत उसने पैदा की है, तो वहां पर खिलाफत उस्मानिया ने फिर अपना लश्कर भेजा। 1873 में वो जो है उसको उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर आखिर में खिलाफत उस्मानिया जब गई है तो यमन जो है ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अच्छा, वो कौन कौन से? एक सुन्नी इलाका था और एक शिया, तक में एक जैदिया इलाका। शिया सुन्नी की तकसीम नहीं थी, एक जैदी इमामों के उनके थे मानने वाले और दूसरे सुन्नी थे। और ये 1962 के अंदर जनूबी यमन और शुमाली यमन बन गया। एक जो है वो रशिया के साथ कैंप में था और इजिप्शियन जो थे उसके खास इन्फ्लुएंस में थे, और एक जो था इसके साथ। फिर आखिर में इनकी आपस में लड़ाई हुई 1990 के अंदर दोबारा, और एक को सऊदी अरब हमायत करता था अमेरिका की वजह से, दूसरे को बाकी हमायत करते थे ये सदाम वगैरह, इसकी वजह से क्या नाम है अपना रूस की वजह से 2 लॉबी। फिर जब रूस गया तो सब कुछ गया। ठीक, 1990 के अंदर लड़ाई में ये दोबारा इकट्ठे हो। अब कहत साली है, अब क्या है, अब मैं बताऊं, अब ये है, अब हालत ये है, बरादरी खामोश। अब हालत ये है कि ईरान और सऊदी अरब, मैं हमेशा कहता हूं ये शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है, होशियार बाश, ये इराक और अजम की लड़ाई है, टेरिटोरियल वॉर, अरब और अजम की लड़ाई है, टेरिटोरियल वॉर है, हेजिमनी की वॉर है। जो बंदा भी इसको कहता है वो इस उम्मत का दुश्मन है कि ये शिया सुन्नी वॉर है। जो कहता है कि जनाब जाओ उठो और तुम शिया के मकामात मुक़द्दसा का तहफ़्फ़ुज़ करो और उसके लिए लड़ो, वो गलत करता है। और जो कहता है कि सुन्नियों के मकामात मुक़द्दसा तहफ़्फ़ुज़ करो, गलत करता है। ये बेसिकली इलाके के ऊपर कंट्रोल की वॉर है कि जिसमें शिया और सुन्नी के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। अब सर सिंपली ये बताइएगा, अब ये आलमी बरादरी खामोश, आलमी बरादरी क्यों खामोश ना हो? सऊदी अरब अमेरिका का पिट्ठू है तो लड़ाई खामोश तो होगी। अलकायदा के नाम पे मारा जा रहा है वहां पर जी। ठीक, ईरान किसका है? ईरान तो ईरान का बड़ा कमाल है। ईरान कभी रूस का भी लगता है, कभी अमेरिका का भी लगता है। इट्स लाइकली अ सैंडविच बिटवीन 2 और 3। नहीं, ईरान अपने कार्ड बहुत अच्छे प्ले करता है। अच्छा, बहुत अच्छे प्ले करता है। देखा, शाम के अंदर अमेरिका भी है उसके साथ, शाम के अंदर रूस भी उसके साथ है, क्योंकि मारना किसको है? शाम के मुसलमानों को। यहाँ जो है ईरान जो है ये अपनी हेजेमनी के अंदर वो, क्योंकि रूस इसमें आया है तो यहाँ रूस की तरफ से, क्योंकि बेसिकली अदन की पोर्ट वो है कि अगर उस पर कब्जा हो जाए तो फिर आप सोमालिया सामने है, उस पर कब्जा कर लें तो नहर स्वेज का कंट्रोल आपके पास है। बाबुल मंदब का इलाका जो है सारे के साथ, ये बहरा अहमर है ना, रेड सी जिसको कहते हैं, इसी के ऊपर मदीना आता है, इसी के उधर मक्का, यही वो रास्ता है जहां से काफिले शाम को जाया करते थे और अबू सुफियान के काफिले को रोका था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब इनके हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन अब बहुत बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन छोटे से यमन के लिए 33 मुल्कों का इत्तेहाद बना है और हमारी रहील शरीफ साहब भी उसमें गए हैं, उसके सरबराह है। ठीक जी, ये उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद नहीं है, ये मुसलमान हुक्मरानों को बचाने का इत्तेहाद है। रहील शरीफ साहब ने कलमा तैयबा का कि कुछ जो लगा के दस्तखत नहीं कर रहे थे, सऊदी किंग की तस्वीर साथ लगी हुई थी, साथ बैठ के वो दस्तखत कर रहे जी। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस उम्मत का खून बहाया है। मैं इस मसले में बहुत क्लियर हूं, राइट, कि इस उम्मत के 2 दुश्मन हैं। इस उम्मत को तबाही की तरफ ले जाने वाले 2 मुल्क हैं। कौन? एक सऊदी अरब और एक ईरान। एक पैसे दे के लड़वाता है और एक अपने पासदारान खुद भेजता है लड़ने। राइट, पॉइंट टेकन। यही कैफियत है। यमन जो है इसके ऊपर ना कोई एड जा रही है जी, ना लोगों को खाने को दिया जा रहा है, इसलिए कि हमारे तल्लुकात है सऊदी अरब के साथ। उम्मत मुसलमान को सोचना, शाम में तो फिर जाने लोग जाए। सऊदी अरब के नजदीक को तुर्की भी, यमन के नजदीक को तुर्की भी नहीं है।
एक तरफ मस्कत मान है, एक तरफ अरब रियासतें हैं, वो सारी की सारी अमेरिका की पिसा हुआ है और वहां कहत साली है। राइट। अब यहां से अगर आप यमन के लिए कहेंगे कि लोगों को लेके जाओ, तो यहां सबसे पहले कहेंगे जी हमारा तो इत्तेहाद है सऊदी अरब के साथ, हम खरीद, लेकिन जाना चाहिए, लोगों के लिए जाना चाहिए। योर पॉइंट हैज बीन टेकन। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान के दौरे भारत और कश्मीर से मुताल्लिक बात की, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा भारत और मसला कश्मीर, और पहली दफ़ा हुआ है और यह साहब के कश्मीर से मुताल्लिक किसी मामले पर आलमी रहनुमा का इतना दबंग बयान सामने आया है। तैयब जहाँ तक कल भी हम उस पर डिस्कस किया काफी लंबा चौड़ा, तैयब एर्दोगान रोज रोज कोई ना कोई एक ऐसी बात कर देता है कि जिससे ऐसा लगता है कि वो इस उम्मत मुस्लिमा का वाहिद लीडर है, को रिप्रेजेंट करने लगा है। और बड़ी बात होती है कि आप एक ऐसे मुल्क के अंदर जाके पहुंचे हैं कि जहां आप अपनी नई ट्रेड की चीजें लेके जाना चाहते हैं। असल में इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका हुआ है जी। तो $23 बिलियन का उसका कर्जा था, उसने उतार के वो बड़े फेंका, फिर उसके बाद स्टेबलाइज किया इकोनॉमी को, और उसके साथ साथ ये है कि अपनी आप अंदाजा करें कि कम से कम 3 गुना ज्यादा रोडें उसने बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लिया, इंडस्ट्री को ठीक कर लिया, सब कुछ। अब वो जाहिर बात है एक पावर के तौर पे उठा है, हालांकि एटॉमिक पावर नहीं है। तो वहां पर पहुंच के उस इंडियंस जो थे उन्होंने एक तकरीर की कि कश्मीर का मसला बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कुर्दों का मसला है। अच्छा, हमें खासतौर पर उसकी दुखती रग को छेड़ने की कोशिश की जी। तो उसमें उसने कहा कि देखो सेब और माल्टे को आपस में मत मिलाओ, ये एक नेचुरल जो है इंसर्जेंसी है, एक मूवमेंट है जी। कुर्दों का मामला तो बिल्कुल और है। कुर्दों को तो सबसे बड़ा खिलाफत उस्मानिया के अंदर कुर्द वो वाहिद कौम है जिसको अंग्रेज ने तकसीम किया था सलाहुद्दीन अयूबी की वजह से जी। 5 मुल्कों में तकसीम किया गया कुर्दों को। उसमें है जॉर्डन में है जी, शाम में है, इराक में है, ईरान में है और तुर्की में है, और थोड़े बहुत आपको यहाँ भी मिलते हैं जी। वो कुर्द आपको पाकिस्तान में मिलता है, बलूचिस्तान में काफी है कुर्द जी, और वो खुसूस मस्तूम के अंदर रहते हैं। मैं वहां DC रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। तो उसने वहां ये कहा है। अब तैयब एर्दोगान की बात के ऊपर इंडियन मीडिया जो चीखम चाप, और फिर उसने ये कहा है, वहां पर वो भी गया था, वो जो मस्जिद है, सॉरी वो जो जामिया मिलिया में गया, तो जामिया मिलिया में उसने यही कहा है कि एक मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की बहुत जरूरत है जी। और मुझे लगता यह है कि इसको इकट्ठा करना सिवाय उन लोगों के जो अमरीकी पिट्ठू किस्म के लोग जहां रह ना जाएं, वो वहां पर उसका साथ न दें। तो क्या आप देखें पाकिस्तान में हमारा कश्मीर से मुतालिक बयान पर उन्हें फूलों के हार पेश किए होंगे और ये साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, मसला है कि इंडिया के लिए बड़ी बुरी तरह की डिफीट होती जा रही है जी। इंडिया में अभी पिछले जिंदाल साहब आए हुए थे जी। जिंदाल साहब का बुनियादी मसला ये है कि इंडिया के पास अब एक ही इत्तेहाद रह गया है और वो है सार्क जी। और सार्क में इंडिया ने खुद पंगे लिए हुए थे कि तुम नेपाल वालों को कहा कि तुम शिरकत ना करो, बांग्लादेश को कहा तुम शिरकत ना करो, ठीक है। उसके बाद उसको कहा क्या नाम है, भूटान को कहा तुम शिरकत न करो, श्रीलंका को कहा तुम, श्रीलंका तो पाकिस्तान की वजह से आने को तैयार भी होता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब चाइना ने इंटरफेरेंस शुरू कर दी। उसने कहा तुम आके हमारे साथ इत्तेहाद के अंदर शामिल हो जाओ। अब नेपाल भी चाहता है क्योंकि नेपाल की बाउंड्रीज जो है चाइना के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से लगती हैं और चाइना पावर भी उससे ज्यादा है। फिर उसका भूटान भी उसी इलाके के अंदर है। बांग्लादेश तो बिल्कुल सैंडविच है ना इंडिया के अंदर, और बांग्लादेश तो अब हसीना वाजद चूंकि उसकी टोडी आ गई है। अदरवाइज बांग्लादेश के इर्द गिर्द इंडिया ने बाकायदा फेंस लगाई हुई है क्योंकि बांग्लादेश से लोग वहां से हिजरत करके इंडिया में मुलाजमत करने जाते थे। तो हर हफ्ते के अंदर एक बंदा जो था वो उसमें तार क्रॉस करने की कोशिश करता तो इंडियन फौजी उसको मार देते थे। और दुनिया की मुख्तलिफ अखबारों में बाकायदा तस्वीरें आती थी बंगाली की लाश लटकी हुई पड़ी हुई है और बाकायदा इंटरनेशनल इशू बनता था बहुत बड़ा। तो अगर चाइना का कोई एक ऐसा इत्तेहाद बनता है और चाइना उस इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आने की कोशिश करता है जैसे सीपैक की सूरत हाल है, तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और ये इसके लिए आए थे नवाज शरीफ साहब, अगर इंडिया कहे कि सार्क कॉन्फ्रेंस करनी है तो आप कहना सत श्री अकाल, जे बजरंग बली मैं हाजिर हूं। अब वो जे बजरंग बली कर तो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी कश्मीर के मामले पर नहीं बोले जितना खुल के वो बोले हैं। बात की है ये बड़ी देखें, तुर्क सदर ने 2 जगह एडमिट करना पड़ेगा, आप 2-3 जगह पे देखें। बांग्लादेश से उससे सफीर बुलाया जी। लड़ाई किसकी थी? पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। फांसी दी गई मुतीउर रहमान निजामी को, फांसी दी गई अब्दुल कादिर बुल्ला को। किस बुनियाद पर दी गई? कि उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की थी। पाकिस्तान लेकिन उसने 2 शख्सियतें हैं तारीख के अंदर जी।
कि जिन्होंने पाकिस्तान का इस मामले में खुल के साथ दिया। एक शाह फैसल की क़यादत जो थी सऊदी अरब में, कमाल क़यादत थी। बांग्लादेश जब बना है तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया था जी। तो हज आ गया दरमियान। तो हज का जब वो बहरी जहाज बांग्लादेश का जहां पहुंचा है तो शाह फैसल ने कहा था कि बांग्लादेश की नेशनैलिटी पर मैं हज पे नहीं आने दूंगा। अच्छा, पाकिस्तान का जहाज पे झंडा लगाओगे तो आओगे। बंगालियों ने पाकिस्तान का झंडा लगाया और वो हज करने गए। यानी इस हद तक उसने पाकिस्तान का साथ दिया था उम्मत मुसलमान, क्योंकि उसको पता था कि बंगाली खुद अलहदा नहीं हुए, ये इंडिया ने उस पर हमला करके अलहदा किया। और ये इदराक जो है अर्दगान को भी मौजूद है और वो उसने कहा, लेकिन ये इदराक हमारे यहाँ लोगों को नहीं है। हम पता क्या कहते हैं, और नहीं हमारी वजह से हुआ है। हमने बंगालियों और मैं कई दफा बैठ के टीवी पे 1000 दफा कहा है कि मुझे छोटी सी अकल मोटी अकल है, इसमें मुझे समझा दो कि 1971 से पहले तुमने शोर मचाया हुआ था कि बंगालियों को हम खा गए, बंगालियों को हम लूट गए, बंगालियों को हमने तबाह कर दिया। तो बंगाली जो है 71 के बाद जब बंगाल अलहदा हुआ है तो सबसे पहली बात तो यह है कि कभी एक बंगाली भी इस पाकिस्तान में हिजरत करके यहां पाकिस्तान में मुलाजमत करने के तो आता होगा, लेकिन इंडिया में कभी नहीं किया था, जा नहीं सकता था जी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान था उस वक्त। इस वक्त तकरीबन 95 लाख बंगाली जो है 3000-4000 रुपए की नौकरी करने वहां जाते हैं। और दूसरा आप देखें जी, दूसरा देखें कि बंगाली औरत कभी बाजार में नहीं बिकी थी। 10 लाख बंगाली औरतें 5-5 हजार पे, 15-15 हजार पे, सबसे बड़ी ट्रैफिकिंग बंगाली औरतों की हुई है। और तीसरा आप देखें, कभी को बंगाली कुक आपको मेरे बचपन में नजर नहीं आता था, अब 20 लाख बंगाली मगरबी पाकिस्तान में यहां बैठे हुए हैं। ये कैसा कश्मीर के मामले पर बोलने के बाद क्या तुर्क सदर को वैसा ही रिसेप्शन मिला होगा और वापस जाने के बाद क्या उनको उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इंडिया से जिस तरह से होनी चाहिए? देखें, एक बड़ा शानदार मुहावरा है जी, अगरचे कि अंग्रेज ने बनाया है जी फोर्ट विलियम कॉलेज में, हाँ। और हिंदू कहते हैं कि हमारे खिलाफ बनाया है जी, बात बड़ी सच है। हाँ, वो कहते हैं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम वो बिल्कुल उनका है और वो हमेशा से करते चले आए हैं। और वो दर बात है, उस वक्त कुछ कह नहीं सकते ना उसको, डिप्लोमेटिक लेवल ऐसा होता है कि इसमें, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी स्टनिंग डिफीट थी। इंडिया के लिए ये भी है और दूसरा ट्रंप की भी है। ट्रंप ने कहा है कि मैं बीच में आता हूं, ट्रंप तो ट्रंप है जी, ट्रंप को कौन समझा सकता है कि डिप्लोमेसी क्या होती है। ट्रंप ने कहा मैं आता हूं बीच में, तुम लोगों के सिला सिला खिलाता हूं। तो इंडिया का तो स्टैंड ये था कि जनाब हम तो आपस में मिलजुल के वो करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। अब ट्रंप को क्या जवाब दें? ठीक, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के मुखालिफ हेलरी के ऊपर इनकी इतनी इंडियन लॉबी की इन्वेस्टमेंट थी, इतनी ज्यादा, ये समझते थे कि हेलरी जो है बेसिकली डेमोक्रेट हैं और डेमोक्रेट थोड़े से एंटी इस्लाम होते हैं और थोड़े से थोड़ा सा खुले डुले होते हैं जैसे हिंदू होते हैं, ठीक, वो कल्चरल सूरत है। तो हेलरी जीत जाएगी, हमारी वाह हो जाएगी। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने ट्रंप की तरफ मोल्ड होने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप तो मानता नहीं। ट्रंप तो लोगों में यूएन की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल मुमकिन है? नहीं, ये बड़ी ख्वाबों की दुनिया में लोग रहते हैं। अच्छा। तो ये समझते हैं कि यूएन की करारदादों को ये कोई ऐसा मिसहैप होना है, जहां तक मुझे नजर आता है कोई ऐसा मिसहैप होना है, ट्रिगर हैप्पी दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ से फायर शुरू होना है, दूसरी तरफ फायर शुरू होना है। और अब तो वो सूरत हाल आ गई है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी बशारतों वाली सूरत हाल कि जब तुम हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाओगे तो अपने दरमियान ईसा इब्न मरियम को पाओगे। शाम की सूरत हाल वही हो गई है, यमन की सूरत हाल वही हो गई है, मिस्र की सूरत हाल वही हो गई है। वही महदी तो उस वक्त आएंगे कि जिस वक्त ये सूरत हाल बहुत ज्यादा बिल्टअप हो जाएगी। अच्छा। और उसमें होगा कि खाना काबा के अंदर ये शिया सुन्नी रवायात दोनों मुत्तफिक हैं इसके ऊपर कि खाना काबा के ऊपर तवाफ करते हुए वो पहचाने जाएंगे और लोग उनसे कहेंगे, मदीना से भाग के आएंगे। इसका मतलब कि मदीना में भी हालात ख़राब हो चुके होंगे कि बंदा जब भाग के वहाँ से जी तो वहाँ पर आके वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर पहुँच के उनको कहेंगे कि आप क़यादत, तो वो भाग जाएंगे। फिर एक जगह रुकने जमाने के पास उनको लोग बिठा देंगे कि अब आपको क़यादत करनी पड़ेगी। और अल्लाह फरमाते हैं कि हम एक दिन के अंदर उनकी इस्लाह फरमा देंगे। इस्लाह का मतलब कि तमाम रमूज़ सल्तनत, तमाम अमूर सल्तनत जो हैं वो उनको असबर हो जाएगी। और रक्का एक जगह है दमिश्क के साथ, वहाँ कहते हैं गौता दाइश का गौता इस जगह है जहां इमाम महदी का हेडक्वार्टर होगा। और खुरासान से उनकी मदद के लिए कहा है कि काले झंडे जब जाएंगे तो उन खुरासान के तो अगर बर्फ पर भी हो तो उस पर चलते हुए वहां चले जाना, क्योंकि उस वक्त ये तरगीब दी गई है। अच्छा। और वो कहेंगे कि वो उनको कोई रोक नहीं सकेगा। और एलिया में खुरासान का इलाका है, सारे का सारा अफगानिस्तान,
थोड़ा सा पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया, वजीरिस्तान का इलाका, ये सारा कुछ जो है कबायली एरिया, और मशहद का इलाका जो ईरान का है, वो एक खुरासान के इलाके जहां इमाम रजा का मज़ार है। तो ये पूरा इलाका खुरासान का बनता है। ये अब सिनेरियो बनता जा रहा है, ये किसी वक्त भी एक बर्स्ट हो जाना है। और वो हमारे एक बुजुर्ग थे, फौत हो गए, नसीम अनवर बेग साहब, उनके पास एक साहब आए थे आज से 6-7 साल पहले, मैंने कॉलम भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि जलालपुर जट्टा से ऊपर तवी और मराला के आसपास एक जगह है, वहाँ से हिंदुस्तान जो है वो हमला करके पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश करेगा, और वो आखिरी लड़ाई होगी जो कि जहाद हिंद की तरफ लेके जाएगी। राइट नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम टॉपिक और आपकी लाइव कॉल्स, एक ब्रेक के बाद। जनाब, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल्स ली जाती हैं। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आज के मौजू पर ही बात कीजिएगा। और अभी हम बात करेंगे तारिक फातमी साहब की। तारिक फातमी साहब ने वज़ीर आज़म के नाम ख़त लिखा है और अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। औरिया साहब से इसी पर बात करते हैं। औरिया साहब, ये बताइएगा क्या नई बात है इस खत में? इल्ज़ामात को तो पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं वो। देखें, आजकल बड़ी सी थ्योरियाँ आ रही हैं देख के जनाब रौ तहसीन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये कर सकता है नहीं कर सकता। बुनियादी तौर पर मसला यह है कि सारी की सारी रिपोर्टें इस बात पे आ रही हैं जी कि ये खबर जो है ये कौन इसको मनूवर कर रहा था लगाने में। परवेज़ रशीद कि जी उसने फ़ोन किया सीरियल मेडा को, जी रौ तहसीन कि ये आगे पीछे करता था, गुफ्तगू करता था, बातें करता था। तारिक फातमी, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने फ़ोन पे कहा कि अच्छा ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। जी, ये तो वो लोग हैं जिन तक खबर पहुंची, जिसने खबर लीक आउट की उसका नाम कोई नहीं ले रहा। ये सोच रहे हैं कि तो ये नहीं होता। देखा ना, मेरे और आप तक खबर पहुंच गई जी, मैंने उसको नहीं दबाया, मैंने उसको एक्सपोज कर दिया। सीरियल मेडा का बाप भी नहीं खबर ले सकता था जी, जब तक वहां से ना हो, जब तक कोई लीक ना करे। और बात बड़ी सही है, इस पे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा जी। देखे ना, सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं जी ये सिक्योरिटी रिस्क पहले भी होते रहे, फलां भी होते। पहली बात, ये सारी खबरें अखबार में बिल्कुल आती हैं। एक होता है कि आप कहें कि पाकिस्तान में बहुत चोरी है और जनाब फलां सूबे का वजीर आला चोर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उसके बारे में को कह दे, रोज खबरें लगाएं कि ये बददियानत है। लेकिन एक ये होता है कि वजीर आजम का दफ्तर मोहरे तस्दीक लगा के कहे कि ये चोर है, और फिर देखो कैसे दुम पे पांव आता है जी। तो ये है असल मसला। लेकिन मेरे पास एक और बड़ी मजेदार खबर है जी। ये खबर है बलूचिस्तान की। वो जो अब बलूचिस्तान के बारे में है जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जो हैं जी, उन्होंने एक पैसे जारी किए हैं, और ये मेरे तमाम साफी भाई सुने, कमाल हो गया, जिनको खेल उठना चाहिए। अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर। ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को खत लिखा जाता है, नंबर फलां डेटेड 11 अप्रैल को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान ने सेक्रेटरी फाइनेंस को खत लिखा है कि साफी बड़े गरीब शरीफ लोग हैं, बहुत पैसे, बहुत मर गए, पाकिस्तान में वाहिद यही लोग हैं जो मर गए, तबाह हो गए, इनकी वेलफेयर होना चाहिए जी। ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबव and to convey the sanction of the finance department to release of an additional amount, यानी पहले अमाउंट को थी पहले भी 200 मिलियन। सुनिए जी, 20 मिलियन कितने हुए? 20 में 2 करोड़ 20 लाख ना जी, और 2 करोड़ नहीं 2 करोड़ हो गया। और ये 200 मिलियन कितने हुए? 20 करोड़ 20 करोड़ रुपया ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2016-17 ऑन अकाउंट ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड। 20 करोड़ में बलूचिस्तान कहां से कहां पहुंच जाए? बलूचिस्तान के साफी गिन लेना जी, तो सोने में तोले जा सकते हैं। मैं तो वहां रहा हूं जी जी, जितने वहां साफी हैं ना तो पूरे ऐसे उंगलियों पे गिने जाते हैं। एक कमरा होता था, हजरत किबला ताशाद रहमतुल्लाह अलैह हमारे दोस्त थे, उसके कमरे में पूरे आ जाते थे जी, ठीक है। उसके बाद वो अब्दुल्ला होता था वहां, और इसका डीजीपीआर काफी लोग, ताशाद पहले डीजीपीआर भी थे, फिर उसके बाद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उसके कमरे में पूरा पाकिस्तान, पूरे बलूचिस्तान के साथ। उनको 20 करोड़ देने का मतलब ये है कि आज हुकूमत ने कह दिया हर सहाफी को सोने में
तोल दिया जाए। भले वो नस्वार में भी भले वो नस्वार में तुलने के काबिल। अब तो शहबाज शरीफ साहब को भी अब हीरे और मोतियों से वो आदत पहले भी भरते हैं जी, पहले भी हीरे और मोतियों से बहुत सारे साफियों का मुंह भरते हैं। अब बादशाह कॉल ले लें। लाइव कॉल्स लेना शुरू कर रहे हैं, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? वालेकुम सलाम, मैं सैयद ज़ियाउल हसन कराची से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सबसे पहले तो औरिया साहब और आपकी टीम को मुबारकबाद जी। आप लोग बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अच्छे इश्यूज पर आप लोग डिस्कस करते हैं। मुझे थोड़ा सा एक टाइम चाहिए जो मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। नंबर एक, पानामा लीक्स के बाद क्या हमारा मुल्क का कोई अदारा आजादाना फैसला कर सकता है? नंबर दो, इंडिया से हमला, ये इंडिकेशन हर तरफ से हमें मिल रही है। मैं हदीस के अलावा भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हदीस तो बरहक है, उस पर तो हमारा ईमान है, उसके अलावा भी ये इंडिकेशन मुख्तलिफ न्यूज पेपर से और चैनल से मिल रही कि इंडिया ने हमला करना ही करना, जो वहाँ के हालात चल रहे हैं। क्या हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम इस हमले के लिए तैयार हैं? हम क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करें? और तीसरा सर, आर्या साहब, मेरा सिर्फ एक आपसे सवाल भूल जाएंगे भाई। पूछे जरा एक मुलाकात का शर्फ बख्शिएगा। अच्छा, मुलाकात का शर्फ बख्शिए। अच्छा, जरूर आखिरी सवाल का पहले जवाब दे दें। अच्छा, हाँ, तशरीफ लाए, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह लजीज। जी। तो अच्छा, पहला क्या था, उन्होंने क्या कहा था कि पनामा लीक्स के बाद क्या किसी पर ट्रस्ट किया जा सकता है? कोई काबिले एतमाद है? देखें दुनिया, देखें आज माल्टा का वजीर आजम जो है उसके ऊपर उसका नाम पनामा लीक्स पे आया था, आज वो इस्तीफा देंगे जी। गैरत है बड़ी चीज जहाने तक दौर में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। हमीयत नाम का था जिसका कई तैमूर के घर से जी खड़े होकर कहते हैं कि जी मैं इमरान खान के कहने पे इस्तीफा, और पूरी कौम कह रही है तुमको तुम इस्तीफा दो। तुम 4 लोगों के साथ मिलकर जिन्होंने एमएनए एमपीएस के इलेक्शन लड़ने होते हैं, उनके जाके 7 अरब रुपया अनाउंस करके तुम समझते थे इस कौम के हीरो? कौम न भी कह रही हो, क्या तुमने सुबह आईने में शक्ल नहीं देखते ज़मीर की? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि तुम पर जो इल्जामात लगे हैं वो वाकई झूठ है? कभी जिंदगी में एक इंसान यूं गरिबान में मुंह डाल के देख ले कि मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, आज वो जर्मन एक उसके साथ इनके हुआ है अपना मरियम नवाज का जी, और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा जो है ये फिल्थ है सारा कुछ। उसने कहा कि पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, आप उसको फिल्थ कह रही हैं, और कहा मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। वो दुनिया में तुमने पाकिस्तान का नाम रुस्वा कर दिया, तुमने जलील और रुस्वा, अब मजीद जलील और रुस्वा कर दे कि नहीं हम छोड़ते भाई, हम तो मर जाएंगे। तीसरा सवाल था सर उनका जंग के हवाले से। जंग तो होनी है, वो होनी है, से भी हमें नजर आया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से? जी मैं बात कर रहा हूँ एहतशामुल हक लाहौर से। जी एहतशाम साहब, क्या कहेंगे? पहले तो क्या कहते हैं जमील साहब, आपको और औरिया साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। मैंने आज का मैं आपका प्रोग्राम कोई ज्यादा अटेंशन से तो नहीं देख सका, लेकिन मेरा एक सवाल है। जी पूछें। मैंने चंद दिन पहले अखबार में मैंने ये पढ़ा था कि जो इनके वजीर हैं ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने फरमाया कि जेल काटनी आसान है और हुकूमत चलानी जो है वो बहुत मुश्किल काम है। अब इस पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इनके लिए जेल क्या है? इनके लिए जेल इस तरह है जिस तरह एक लग्जरी होटल का कमरा, ये इनकी जेल है। बिल्कुल फाइन, बिल्कुल सही। और अगर इन्होंने तारीख पढ़ी है तो ये जेल देखे जो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने काटी। जी बिल्कुल ठीक, समझ गए, ठीक है जी, बिल्कुल बात आगे देखें पहले बात जी देख बिल्कुल सही कहते हैं जी। ये जेलें आप कभी जाके देखिए, जिस तरह अशरफ गिलानी साहब और ये जावेद हाशमी जैसे वो जेल में रहा करते थे, जहाँ दुनिया एक मजमा लगा होता था, खाने चल रहे हैं, ये चल। आसिफ जरदारी जिस उसमें रहे हैं, उसमें पिम्स के तो पूरा फ्लोर उनके बना दिया गया था। मैं जब मेरी हेल्थ में पोस्टिंग हुई, मेरे को कमरा नहीं था, तो उन्होंने कहा आप कुछ दिन के लिए यहाँ ठहर जाएं। तो मैं 2-1 दिन वहां उस कमरे में, वो ऐसे लगता था मैं किसी महल में आ गया हूँ। राइट, कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, फरीदुल्लाह बात कर रहा हूँ पिशावर से। जी फरीदुल्लाह साहब, क्या कहना चाहेंगे जल्दी से, क्विकली? अच्छा सर, ये बात है कि मशाल खान और मलाला पर एक प्रोग्राम कर रहे हो, दूसरी ये कि हमारा जो मीडिया है ये जिस तरह पठानों की ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और सारी पाकिस्तान की कर रहा है, इस पर एक प्रोग्राम कर रहा है, बिल्कुल पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम भी पठानों की तुम रोज बात करते हैं भाई, पठानों की तुम बात करते हैं जी। आज भी हमने खुरासान की बात की, खुरासान से कौन लोग जाएंगे? पठान तो जाएंगे जी। मुझे कभी कभी होता था खुरासान के अंदर कि जब वो कहा करते कि इतना अफगानिस्तान पे इतना
जुल्म बर्बरियत क्यों हो रहा है, तो अक्सर मैं जवाब दिया करता था कि बेसिकली तैयारी हो रही है, उस लश्कर की तैयारी हो रही है और लोगों को कठिन बनाया जा रहा है जिन्होंने जाके लड़ना है, और वो बैतुल मक़दस में गाड़ दिए जाएंगे। और मलाला और मलाला पे मलाला गॉन स्टोरी हो गई। मलाला ना हमारी हीरोइन है, पाकिस्तान का नोबेल प्राइज है जी, जिस पे एक दिन के लिए इस कौम को खुशी नहीं हुई, एक दिन के लिए दिल से किसी ने कहा हो कि ये हमें सच्चा इनाम मिला है, या जिस इनाम की सफ के अंदर इजराइल के 4 खूनी वजीर आजम खड़े हों, कातिल खड़े हों, पीस प्राइज मिला ना मलाला जी, को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हेनरी किसिंजर को मिला हो, जो कि वियतनामियों के खून का कातिल था। ली डुक इतने गैरतमंद तो ली डुक थू वियतनाम का वो लीडर था, उसने कहा था कि जिस इनाम में हेनरी किसिंजर मेरा शरीक है, जो कातिल है, मैं वो इनाम नहीं लेता हूं, मैं लानत भेजता हूं उस इनाम पर। हम वो हैं कि हम वो इनाम लेते हैं और हमारा सेकुलर तबका मलाला को हीरो बनाता है। नहीं है हीरो इस कौम की हीरो, उसको कहीं भी लेके जाके चले जाएं, कौम को कोई खुशी नहीं होती। आपका ओपिनियन, आपका व्यू पॉइंट आ गया। नाज़रीन, अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के शो से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।